तो चलिए आज हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन केस जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके बाद एज ए जुडिशियरी एस्पायरेंट जो भी है उसका क्या अप्रोच होना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियरी एग्जाम। तो आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे तीन कलीग हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ये है हमारे अमन गांधी, ये हमारे बैचमेट रहे हैं और ये राजस्थान हाईकोर्ट से 1 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है और ये फिलहाल अभी दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारे कलीग हैं वो है अमन गांधी और सेकंड हमारे हैं सूरज कुमार टुड्डू। इन्होंने बीए एलएलबी किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और उसके बाद फिलहाल ये खुद जुडिशियरी एस्पायरेंट है और दृष्टि जुडिशियरी से ये प्रिपेयर कर रहे हैं। और थर्ड एस्पायरेंट साहिल कुमार राणा है जो स्पेसिफिकली बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से और इनका जो है एलएलबी हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और ये भी फिलहाल अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशियरी का दृष्टि जुडिशियरी से। तो अब हम इस पॉडकास्ट के जरिए से ये हम सबका राय लेंगे आफ्टर द जजमेंट क्या व्यू है, क्या होना चाहिए एज ए जुडिशियरी एस्पायरेंट का, क्या अप्रोच होना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द जुडिशियरी। तो अमन गांधी जी, तो आपसे बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट एज ए जुडिशियल एस्पायरेंट का बात कर रहा हूं आफ्टर दिस जजमेंट, जो जजमेंट आ गया है, आपको क्या लगता है ये उनके बेनिफिट के लिए है या फिर उनको कुछ फायदा होगा इस चीज से 3 इयर्स प्रैक्टिस करने से? क्या ये स्ट्रिक्ट सेंस में प्रैक्टिस उनको मैंडेटरी है? देखिए, अभी जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा जो प्रैक्टिस है। क्योंकि इससे पहले जो अभी जो जनरल प्रैक्टिस होता था उसमें बच्चे कोर्ट जाते नहीं थे, लेकिन यही दिक्कत आई। बहुत सारे हाई कोर्ट में भी जजेस जो थे वो इस चीज़ पे क्वेश्चन उठाए कि जो बच्चे आते हैं लॉ स्कूल से सीधा जज बनते हैं वो सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट सेंस में किया जाएगा ये प्रैक्टिस और तभी काउंट भी होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट सेंस में ये काउंट होना चाहिए, लेकिन जो जजमेंट में बताया गया है कि आपका प्रैक्टिस काउंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट से, तो इनरोलमेंट से काउंट होगा, ये तो सही है। लेकिन इसमें बहुत सारे हमारे जैसे और भी बहुत सारे जूनियर्स हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो जुडिशियरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इनरोलमेंट ही नहीं कराए हैं। ये तो एक बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके। बच्चे क्या है कि तैयारी में लग जाते हैं और मेंबरशिप नहीं लेते हैं। अब जो ये डिसीजन आया है इससे ये बच्चे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होंगे जो अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं। तो बच्चों को सबसे पहले अभी जाके मेंबरशिप ले लेना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। ओके, बहुत अच्छी बात है। मतलब इसका ये है कि अगर आप जुडिशियरी तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो आफ्टर द कॉलेज आप जैसे ही ग्रेजुएट हुए, बीए एलएलबी या एलएलबी किए, तो आपको सबसे पहला काम करना होगा कि आप इनरोलमेंट कराइए और किसी भी कोर्ट का मेंबरशिप लीजिए। ठीक है। तो आपका क्या व्यू है सूरज जी कि अगर कोई बच्चा यदि तैयारी कर रहा है, तो किसी ने 3 साल से तैयारी कर रहा है और इफेक्ट में दिया गया है कि यदि एडवर्टाइजमेंट आ गया है तो उस पे ये जजमेंट लागू नहीं होगा, उसके लिए वो एलिजिबल है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो रिगरस तैयारी कर रहे हैं, उनका एम्बिशन ही है कि हमें सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है। हमें वो 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ 2 साल से कर रहे हैं और उनके लिए तो उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट आया है। सिर्फ अभी देखे तो उत्तराखंड का एडवर्टाइजमेंट आया है, छत्तीसगढ़ का आया है, राजस्थान का आया, बस स्पेसिफिकली ये तीन स्टेट का आया है। क्या आपको नहीं लग रहा है इस वजह से उन स्टूडेंट को कहीं ना कहीं उनको एक तरह से हानि बोले या फिर डेट्रीमेंट हुआ है उनके साथ? मतलब वो प्रिपेयर कर रहे, सपोज कीजिए कोई यूपी जुडिशियरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो तो आया नहीं। अब अगर वो राजस्थान के लिए दे रहे हैं, वो राजस्थान फॉर्म ही ना भरा हो या फिर भर भी लिए हो, तो क्या पता उसको उस हिसाब से तैयारी ना हो राजस्थान स्पेसिफिक के लिए।
देखिए अभिषेक जी, जजमेंट जो आई बहुत अचानक आई। हम्म, इतना लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि इमिडिएटली इनको इस थ्री थ्री ईयर प्रैक्टिस को मैंडेट कर देंगे। ऐसा कोई सोचा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फॉलो तो करना ही पड़ेगा। जी जी। तो जजमेंट आने के बाद हम ये नहीं देखेंगे कि 3 ईयर का जो प्रैक्टिस मैंडेट कर दिए हैं उस पे फोकस कम करके हम लोग फोकस इस चीज पे शिफ्ट करेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से डोर्स ओपन है लीगल फील्ड में। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स है, लॉ ऑफिसर्स के हैं, सेबी में हमारे पास लॉ ऑफिसर्स हैं, जैक का है, एपीओ का है, और भी बहुत सारे हैं ऑप्शंस। बात रही लिटिगेशन की, नो डाउट बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने अपने एफिडेविट में बोला था कि 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दिया जाए। बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, अब उनके क्या इश्यूज थे नहीं थे वो उन्होंने बहुत अच्छे से ना एक्सप्लेन किया, ना अपने एफिडेविट में उनका कुछ अच्छे तरीके से कुछ बताया गया है। जजमेंट मतलब क्या बोले, इमीडिएट इफेक्ट कर दिए, लेकिन कंप्लीट जस्टिस नहीं कर पाए, कंप्लीट जस्टिस नहीं कर पाए। इन्होंने ना किसी फैक्ट्स ना डेटा, कोई ऐसा इंपेरिकल डेटा नहीं था कि जिसमें रिलाय करके ऐसा बोला गया कि सारे ही जजेस जितने रिक्रूट हुए हैं फ्रॉम 2002 से, जब जजमेंट्स आया था कि 3 ईयर प्रैक्टिस को मतलब डन अवे कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा कोई डेटा नहीं आया है कि इस बीच में जो जजेस रिक्रूट हुए हैं हमारे, कि वो फेल कर रहे हैं अपने जुडिशियल वर्क को करने में। ऐसा एक दो कुछ केसेस बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता है कि एकदम ही कि सारे सारे ही जजेस एकदम ही मतलब इनएफिशिएंट हो। तो बेसिकली आप ये बात कर रहे हैं कि सारे जजेज इनएफिशिएंट नहीं है। अगर आपको कुछ इनएफिशिएंसी लगा कुछ जजेज में, आप उनके खिलाफ मिसकंडक्ट कीजिए या फिर उन्हें जुडिशियल ट्रेनिंग में भेजिए आप। हाँ, आप जुडिशियल ट्रेनिंग बढ़ा सकते थे, उनको इससे बेटर बेटर। अगर ये अप्रोच होता है ना कि अगर आप दे भी रहती है डिसीजन, तो इससे बेटर ये होता है कि आप इमीडिएट ना करके 2 साल बाद या 3 साल बाद से ये स्टार्ट करते हैं। ये जो ये प्रैक्टिस का वो था, क्योंकि इससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनका मान लो 2 साल हो चुका है तैयारी का, और वो मेंबरशिप नहीं लिए, क्योंकि ऐसा स्ट्रिक्ट रूल तो था नहीं इससे पहले कि मेंबरशिप लेना तब काउंट होगा, ये अभी जस्ट पता चला है। तो इससे सबसे ज्यादा जो सफर करेंगे बच्चे जिनका 2 साल या 2.5 साल का तैयारी हो गया, अब वो मेंबरशिप लेंगे और अब वो 3 साल प्रैक्टिस करेंगे, तब वो अपियर हो सकते हैं। इससे बेटर ये होता कि 3 साल बाद से इसका इफेक्ट देते इस जजमेंट का, जिससे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे वो सफर नहीं करते, और जो बच्चे अभी लॉ स्कूल में हैं वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उस टाइम पे। एग्जैक्टली तो अभी जस्ट कुछ 2 दिन पहले ही इसी चीज को लेकर रिव्यू पिटीशन डाला गया है कि जो स्टूडेंट 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा हैम्पर हुए हैं इस चीज को लेके। आप जजमेंट देते, आप इस जजमेंट का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते कि आफ्टर मतलब 2027 के बाद देते आप इफेक्ट। अभी जैसे 2025 चल रहा है, कम से कम 2 साल का पीरियड आप देते। इस दौरान जो तैयारी करने वाले हैं वो 2 साल इनरोल होते, उनका भी 2 साल 3 साल काउंट होता और उनका प्रिपरेशन होता। तो उस चीज को आपको क्या लग रहा है यदि ये रिव्यू पिटिशन फाइल किया गया है? तो सूरज जी आप बताइए, एज ए लॉ बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये रिव्यू पिटिशन क्या आउटराइटली रिजेक्ट होगा जिस ग्राउंड पे फाइल किया गया है? क्योंकि उनपे सबसे पहला ग्राउंड जो है यही है कि सबसे ज्यादा हेम्पर स्टूडेंट वही हो रहे हैं जो 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अचानक से आप ला दिए तो उनका तो बहुत ज्यादा हेम्पर हो गया, क्योंकि उनका सिर्फ एम्बिशन वही था कि हमें सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनना है। देखिए अभिषेक जी, जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है अभी, उनपे जो ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू पिटीशन है उसमें भी यही सब इश्यूज मेनली रेज किए गए हैं। क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट है, आप गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारे फंडामेंटल राइट के भी गार्जियन हो आप।
हमारे फंडामेंटल राइट यहाँ पे इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है। जो लोग 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे और जो अभी आए हैं, जो एडवोकेट बन चुके हैं, उनका 3 साल एक्सपीरियंस हो चुका है और जो 3-4 साल से अपना बस प्रिपरेशन पे ही टाइम दे रहे थे, क्योंकि ऐसा एग्जाम पैटर्न अब हो चुका है, क्योंकि उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप नॉर्मल लिटिगेशन करते हुए एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो उन लोगों का राइट टू इक्वालिटी तो वायलेट हो ही रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मतलब बोलेंगे सेकंड चांस बोलेंगे कि कंप्लीट जस्टिस करने का है। पहला विथ इमीडिएट इफेक्ट तो कर दिए, लेकिन जो ये रिव्यू पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ करेक्ट करने का एक चांस है ये। अगर सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करते हैं इस रिव्यू पिटीशन को, तो इट विल फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ जुडिशरी। वरना अगर नहीं एंटरटेन करेंगे तो फिर क्या ही रेमेडी लेफ्ट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल अथॉरिटी है, अब तो हमें हाँ। जजमेंट मानना ही पड़ेगा। हाँ। अगर वो आउटराइटली रिजेक्ट भी कर दिए तो जुडिशियल एस्पायरेंट को फिलहाल तो प्रैक्टिस में अपने आप को देना ही चाहिए टाइम, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में कुछ भी हो सकता है। अब या जो फिर आएगा जजमेंट, फिर चाहते हुए या ना चाहते हुए हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है साहिल जी, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अभी फिलहाल जो है सबसे पहला उत्तराखंड का जो एडवर्टाइजमेंट आया, हाँ। आप खुद एक जुडिशियल एस्पायरेंट हैं, जी। तो एज ए जुडिशियरी एस्पायरेंट आप अप्लाई किए होंगे उत्तराखंड के लिए। जी हाँ, मैंने अप्लाई किया है। तो क्या आपका ये अप्रोच था कि आप तो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये था कि आपको उत्तराखंड देना ही है? नहीं, मेरा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि मुझे सिर्फ उत्तराखंड ही देना है। मैं एक्चुअली कई सारे स्टेट्स भी कवर करते हुए चल रहा था और मेरा अप्रोच यही था। मेरे जितने भी एस्पायरेशन थी वो दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इन सब स्टेट्स को लेते हुए चलते थे। जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर आता है वहाँ पर मुझे थोड़ा कमी महसूस होती है कि हाँ, वहाँ पर मैं थोड़ा कम स्कोर कर पाऊँगा लैंग्वेज की वजह से। और अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि किसी को इस वजह से कि उसने अगर प्रैक्टिस कम किया है, क्योंकि आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना किसने कहाँ से कैसे एक्सपीरियंस किया है। देखिए, आप अगर लॉ कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, कोर्ट में जाकर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो थ्योरेटिकली आपने पढ़ा तो है। जी। चाहे आपने 3 साल एलएलबी में पढ़ा है या फिर 5 साल बीए एलएलबी में पढ़ा है, बट आपने लॉ तो पढ़ा ही है और वही चीज़ आपको वहाँ अप्लाई करना है। जी जी। तो थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में अप्लाई करने के लिए आपको जरूरी है कि प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ठीक है, ये तो प्रैक्टिस वाली बात भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते तो कंप्लीट जस्टिस होता। अगर आप एक्सपीरियंस लेना भी चाह रहे हैं तो उन स्टूडेंट के साथ जस्टिस होता जो लगे हुए हैं 3 साल से 4 साल से, क्योंकि यूपीएससी के तरह ये तो रेगुलर तो आ नहीं रहा। जैसे एग्जांपल लेते हैं यूपी का, बिहार का, एक बार आया 3 साल नहीं आया, या फिर प्री से लेके इंटरव्यू तक का प्रोसेस जाने में ही ये 2.5 साल ले रहे हैं। जैसे अभी हम रिसेंट एग्जांपल लें झारखंड का, प्री हुआ, अभी तक मेंस का कोई डेट नहीं आया है, कब होना है मेंस। अगर कोई स्टूडेंट स्क्रैच से भी स्टार्ट करे तो वो मेंस के लिए फुल्ली तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए सर, बात वहीं पे फंस जाती है कि जब आपने एक अच्छा खासा टाइम अपने एलएलबी और बीएलएलबी के बाद बिता दिया है सिर्फ अपने तैयारी करने में, तो उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेंबरशिप नहीं ली, अपना एनरोलमेंट नहीं करवाया है। इस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मुझे भी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है अपना एनरोलमेंट कराए हुए, कुछ ही महीने हुए हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि मुझे अभी तकरीबन 2 से ढाई साल अभी और वेट करना पड़ेगा ताकि मैं खुद को उस लायक बना पाऊँ, क्योंकि एलिजिबल तो मैं हूँ ही नहीं।
तो उस टाइम तक तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, चाहते हुए भी ना चाहते हुए मुझे रुकना ही पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो रेज होता है बेसिकली सारे जुडिशियरी एस्पायरेंट जो अपना बैकअप लेके चलना चाह रहे हैं, जो एकेडमिक्स को भी देखते हुए चल रहे हैं कि हम क्या ये 3 साल के दौरान हम अगर एलएलएम कर ले, एक दरवाजा हमारा एक तरह से खुला रहेगा कि हम एकेडमिक्स में जा सकते हैं, एज ए टीचिंग लाइन में हम जा सकते हैं। तो क्या अगर वो एलएलएम करे ड्यूरिंग दिस 3 ईयर जो प्रैक्टिस काउंट हो रहा, क्या ये उसका प्रैक्टिस काउंट होगा अगर वो एलएलएम करे, किसी रेगुलर कोर्स में करे? एज सच सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो ये बोला नहीं गया है क्लियरली। अभी फिलहाल बोला गया है कि 3 ईयर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट मैंडेटरी रहेगा, और उसमें कुछ एंडोर्समेंट की भी बात की गई है कि प्रिंसिपल जज से आपको एंडोर्समेंट लेना पड़ेगा आफ्टर गेटिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एडवोकेट 3 ईयर प्रैक्टिस का। तो उसमें कुछ क्लियरली नहीं बोला गया है जजमेंट में बहुत कुछ, बस ये बोल दिया गया है कि 3 साल प्रैक्टिस मैंडेटरी है। अब जो फ्यूचर में कोई भी वैकेंसीज आएंगी, कोई भी एडवर्टीजमेंट्स आएंगी, अभी उसी से आपको क्लियरली पता चलेगा क्या प्रोसेस रहेगा, क्या कंडीशंस रखेंगे उसमें। तो आप बेसिकली ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट में बोला गया कि हाई कोर्ट, उसमें एक ये भी है पॉइंट है कि हाई कोर्ट जो है 3 महीने के अंदर अपना अपना जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, तो उसके आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। ऐसे आप देखिएगा तो एक जजमेंट है जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि एलएलएम का पीरियड जितना भी है आपका वो प्रैक्टिस में काउंट होगा। अब लेकिन इस चीज के लिए अभी क्लियरली क्लैरिटी नहीं है। तो वही अभी स्टूडेंट के बीच में वही कंफ्यूजन है। यदि दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, तो जैसा कि हम जान रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग ओवर द एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली के ऊपर होगा। व्हाट अबाउट द अदर स्टेट? उस स्टेट पे तो वो परसुएसिव वैल्यू रखता है, जरूरी नहीं है उस अदर स्टेट का हाई कोर्ट उस चीज को फॉलो करे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के बीच में ये कंफ्यूजन है। इसीलिए तो बोल रहे हैं जब तक अभी कोई न्यू वैकेंसीज नहीं आएगी कोई स्टेट की, तब तक हमें कोई प्रोफार्मा के बारे में पता नहीं चलेगा। अभी क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट्स रहेगा, क्या 3 ईयर एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया रहेगा, उनका एलएलएम काउंट होगा नहीं होगा, वो सब धीरे धीरे पता चलेगा। अब आने वाले वैकेंसी से ही पता चलेगा। अब इसका हम लोग कुछ अभी इमीडिएटली इस कंफ्यूजन का कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, बस वेट ही कर सकते हैं हम लोग। तो सूरज जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये 3 इयर्स अब से इम्प्लीमेंट हो रहा है, मैंडेटरी होता है, रिव्यू पिटीशन में हमारे फेवर में जजमेंट नहीं जाता है, तो क्या लगता है कि आपको अदर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लाइक एपीओ, एडीए, या फिर यूजीसी नेट बोले, या फिर आईबीपीएस एसओ के लिए बोले, या एसबीआई एसओ के लिए, लीगल ऑफिसर के लिए बोले, क्या इन सारे फील्ड में कंपटीशन बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं? चांसेस है बढ़ने के। और जितने भी अभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स है उनमें से आप देखिएगा तो मैक्सिमम लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। उनमें से तो इनके लिए इमीडिएट जॉब मैंडेटरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब चाहिए होता है, नीड ऑफ द आवर था सबके लिए। और कुछ ना कुछ सबके घर वाले फैमिली सपोर्ट इतना नहीं कर सकते 3 साल तक 4 साल तक। किसी को स्पेशली गर्ल्स लोग बहुत सारे, अभी तो मतलब बहुत सारे गर्ल्स लोग एस्पिरेंट्स लोग पे प्रेशर भी आ रहा है शादी का, और भी बहुत सारे प्रेशर्स है। लड़कों लोग पे भी प्रेशर्स है कि इतना जॉब वगैरह चाहिए रहता होगा। अब 3 साल प्रैक्टिस वगैरह करेंगे इमीडिएटली तो कोई कहीं भी पैसा प्रैक्टिस में नहीं है। एटलीस्ट 3-4 साल मिनिमम लगता ही है सीखने में। फिर सीखने के बाद भी इमीडिएटली क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। चैलेंजेस बहुत है। लॉ स्टूडेंट का जर्नी वैसे भी बहुत बड़ा होता है देखा जाए तो। 5 साल का लॉ स्कूल हुआ, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप इनरोलमेंट कराइए, फिर 3 साल का प्रैक्टिस, तो 8 साल
27-28 तक वो ऐसे ही पहुंच जाता है, उसके बाद वो अर्न कब करेगा? एक खुद की भी तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है ना एक स्टूडेंट को, कब तक वो घर से पैसे लेगा? तो बेसिकली है कि स्पेशली फॉर द फीमेल जो भी स्टूडेंट है, जुडिशियरी एस्पायरेंट जिनका एम है कि जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो वो अपने घर वालों को कैसे समझाए? क्योंकि सारे घर वाले तो समझ नहीं सकते कि ऐसा जजमेंट आया है, 3 साल आपको प्रैक्टिस करना है आफ्टर बीए एलएलबी, कुछ एलएलएम करके आए हुए हैं, मतलब 12th के बाद 5 साल, या फिर कोई ग्रेजुएशन किए हैं तो 3 साल, फिर 3 साल एलएलबी, और उसके बाद फिर 3 साल वेट करना। तो वो किस तरह कन्वे अपने पेरेंट्स को किस तरह से समझाए? देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए उनका भी, एज अ फीमेल का अगर बात करें तो, कि वो जो जेएलओ हो गया, एपीओ हो गया, इन पे फोकस करें। अगर वो कोई एक एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं और घर वालों को अपने ये दिखा देते हैं कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है कि हम उससे भी बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो पहले उनको फोकस करना चाहिए एपीओ जेएलओ पे। अगर वो क्रैक हो जाता है तो उसमें प्रैक्टिस तो काउंट हो गई है ना, तो वो जुडिशरी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं बाद में। और ऐसे ही बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पहले एपीओ का एग्ज़ाम दिया, एपीओ बने, फिर कुछ साल तक एपीओ में जॉब करने के बाद सीबीआई प्रोसिक्यूटर में जॉब लेने के बाद फिर एडीजे बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिविल जज जूनियर डिवीजन में ही एकदम बेसिकली फोकस्ड हो जाए या बेसिकली नैरो आप कर ये ले। बोल रहे हैं कि कोई एक रास्ता नहीं है जज हाँ, बनने का, और भी हाँ, डिफरेंट और भी रास्ते है। हैं। आप एकदम ही नैरो करने से कोई मतलब नहीं है, और भी तरीके हैं। पॉजिटिव रास्ते इन अ पॉजिटिव वे अभी देखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव वे में जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी लीगल प्रोफेशन है, जॉब तो नहीं है ये। प्रोफेशन से समझ आता है कि आपको, और लंबा टाइम लगता है। ये एक लॉयर का जो यूथ स्टार्ट होता है वो 35-40 से स्टार्ट ही होता है। ओके, तो आप हमारे व्यूअर के लिए क्या बताएंगे जो भी अभी इस जजमेंट के आने के बाद उनको लगता है उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा, आप भी मायूस हैं, हम भी मायूस हैं। अब जो है उसी में ही हमें करना पड़ेगा और आगे बढ़ता ही रहना पड़ेगा। बस हार नहीं मानना है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और भी बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। पोटेंशियल हम लोग को अपना निखारना और है। और जिधर भी जाए, जिस वर्क फील्ड में भी जाए, जरूरी नहीं आप लीगल फील्ड में ही अपने आप को लिमिट करेंगे। कहीं भी जा सकते हैं आपको, अगर कोई चीज़ और में इंटरेस्ट है। बस अभी तो मैंने बहुत सुना, बहुत सारे एस्पायरेंट जो हमारे टच में हैं, आफ्टर दिस जजमेंट वो लॉ फील्ड से डिस्ट्रैक्ट होके कुछ एसबीआई के लिए, एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशन करने लगे, कुछ यूपी में लेखपाल के लिए करने लगे। उन पे आप उनको कैसे समझाइएगा कि दोनों प्रिपरेशन अपने आप में एक अलग है? उनके लिए ये कहना चाहूँगा, अब सबके प्रेफरेंस अलग अलग है, सबके फैमिली बैकग्राउंड भी अलग है। अब किसी पे फोर्स तो नहीं किया जा सकता। हम लोग भी इस चीज़ से झेल रहे हैं। 3 इयर्स प्रैक्टिस मैंडेट जो हो गया है, तो सबके सिचुएशन भी अलग अलग होते हैं। तो जो भी करे, आप अपना जगह करें, सही करें, जैसा आपको सही लगे आप करें। ये मत समझिए कि छोड़ के जा रहे हैं तो गलत है, वो भी सही है। आप कहीं और अपना पैसा कमाने जा रहे हो, या कोई भी जॉब कर रहे हो, या अपना फील्ड चेंज कर रहे हो, वो भी ठीक है। और आप अगर इस प्रोफेशन में रह रहे हो तो आप कोयले से डायमंड जरूर बनोगे, क्योंकि इतना साल देने के बाद आप जरूर डायमंड बनोगे। तो साहिल जी, आप हमारे व्यूअर के लिए कोई एक मोटिवेशन लाइन बताइए, इन परिस्थिति से जो गुजर के जा रहे हैं वो अपने आप को किस तरह इस जजमेंट को पॉजिटिवली ले। क्योंकि बहुत सारे चैनल से हम देख रहे हैं और बहुत जगह से जो भी व्यू आ रहा है, एक तरह से निगेटिविटी आ चुकी है इस जजमेंट के बाद। क्या हमें प्रैक्टिस तैयारी छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ लिटिगेशन करना चाहिए? क्योंकि 3 साल दे, उसके बाद फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बने, अगर हम देखें यूपी बिहार में, या फिर कोई बहुत सारे स्टेट जहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या मुंसिफ कोर्ट के जज बन रहे हैं। एक्सेप्शन है, जैसे अभी हम हरियाणा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बन रहे हैं, दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बन रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि एक तो 3 साल और एक्सटेंड हो गया, हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बनेंगे,
और कुछ टाइम बाद 15 साल 20 साल होने के बाद शायद पहुंच जाए हम हायर जुडिशरी एडीजे तक पहुंचे, डीजे भी ना जा पाए, हम रिटायर्ड हो जाए। उनका ये बहुत एस्पेरेंट का है ये मानना। वो इस हिसाब से ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम 3 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्यों ना हम और 4 साल और तैयारी करके और प्रैक्टिस हम करें और एओआर के लिए करें या फिर हायर जुडिशरी के लिए हम करें, एओआर सुप्रीम कोर्ट के लिए करें, या फिर हम हायर जुडिशरी करके हम सीधा एडीजे के लिए अप्लाई करें। तो आपका इन पे क्या व्यू है? देखिए सर, मैं मानूंगा कि हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं, तो हर कोई अपना अपना गोल और अपना अपना एम चुन के आता है जहां भी वो अपनी तैयारी कर रहा है। मैं यही चाहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी तैयारी पे विश्वास रखें, ठीक है। जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें और आपने जो ठान लिया है वो होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस आपको धीरज रखना है, धैर्य रखना है। अब उसी धैर्य से काम लेंगे तो सब कुछ होगा और ज़रूर होगा। अब आप अगर कहते हैं कि मुझे अभी लोअर जुडिशरी नहीं करना है, हायर जुडिशरी बाद में करना है, वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रास्ता है। हर किसी का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन ये सर्विस है, सर्विस टू द नेशन। मैं कहूँगा कि आप अपनी सर्विस जहाँ भी होंगे बढ़िया देंगे, बस अपने ऊपर विश्वास रखें। और मैं मैं किसी को कुछ भी कहना नहीं चाहता, क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही किसी हाई कोर्ट को। बट उन्होंने अगर कुछ सोचा है तो कुछ ना कुछ उनके पीछे होगा। वो मोटिव अभी हमें पता नहीं चल रहा है या हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट कुछ टाइम बाद आप बस टाइम दीजिए, खुद को दीजिए और बाकी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को टाइम दीजिए। सारे क्राइटेरिया सब कुछ पता चलेगा। आप बस टाइम दीजिए, थोड़ा सा धीरज रखें, पॉजिटिविटी मेंटेन रखें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, बस इतना ही कहूँगा। देखिए बच्चे जो अभी है ना, तो बच्चे अभी सारे जो भी एस्पिरेंट है वो अभी जीरो पे है। यहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं, जो बस उनको देखना है वो रास्ते है ना। उस पर मैं एक कविता बोलना चाहूँगा जाकिर खान का, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मशाल हाथ में लिए हूँ, लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए। न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। तो अभी हम जीरो पे हैं, यहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मतलब एम्पल अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के लिए। बच्चों को देखना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है ना। तो अमन जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप प्रैक्टिस कर चुके हैं राजस्थान हाईकोर्ट में, मोर देन 1 ईयर 1.5 ईयर आप प्रैक्टिस किए, तो क्या कठिनाइयां आती है? जैसे अभी कोई फ्रेशर कभी कोर्ट नहीं गए, उनका हो गया 2 साल 3 साल नहीं गए, तैयारी कर रहे थे, अब उनको कोर्ट जाना जरूरी मैंडेटरी हो गया, अब वो तो टाइम निकाल के कोर्ट जाएंगे, क्या दिक्कतें आ सकती है और उन दिक्कतों को किस प्रकार वो सामना करेंगे? आपके पास एक्सपीरियंस होगा इन चीज से, आप बेटर बता पाएंगे। देखिए जैसे जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, जैसे मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो स्टार्टिंग में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि आपको कोर्ट का प्रोसीजर पता नहीं होता है। अगर आप इंटर्नशिप नहीं किए हैं सीरियस वे में तो आपको थोड़ा इशू होता है, लेकिन आप इंटर्नशिप किए रहते हैं अपने लॉ स्कूल के टाइम पे तो थोड़ा इजी होता है। लेकिन मैं अपने टाइम पे उतना सीरियसली इंटर्नशिप किया नहीं था, तो मुझे स्टार्टिंग में परेशानी आई। लेकिन सीनियर अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं हाई कोर्ट में या कहीं भी किसी भी कोर्ट में, तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी जो जूनियर है उनको कोर्ट विजिट करना चाहिए और किसी एक अच्छे सीनियर को देखना चाहिए जो स्टार्टिंग में हो, तो उनको पैसा ना भी दे, काम सिखाए। मतलब उनका मेन फोकस जो बच्चों का होना चाहिए वो सीखने के ऊपर होना चाहिए। अगर आप सीख लेंगे तो अल्टीमेटली अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, आज नहीं 1 साल बाद करेंगे, लेकिन करेंगे। जो बेसिक होता है कोर्ट का, जैसे क्लर्कियल वर्क जो होता है, फाइलिंग कोई भी निकालना हो, ऑर्डर शीट का कॉपी निकालना हो, ये बेसिक जो वर्क है कोर्ट का, सबसे पहले बच्चों को ये सीखना चाहिए। उसके बाद अगर आप आपके सीनियर आपको भेजते हैं आर्ग्यूमेंट में तो वो प्लस पॉइंट है आपके लिए। और सीनियर से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, उनमें अगर कैपेबिलिटी है तो उनको आर्ग्यूमेंट के लिए भेजें, एटलीस्ट उनको ट्राई करने दीजिए।
वो गलत करेंगे, सही करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको सीखना है तो तभी सीखेंगे जब उनको आप चांस देंगे। इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कोर्ट जाना कोई खराब बात तो नहीं है। क्यों? हमारा प्रोफेशन ही लॉ का है, तो कोर्ट जाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा। और जितने भी अभी महारथी एडवोकेट सब है, सीनियर एडवोकेट्स, वो भी कभी जूनियर रहे हैं, वो भी हमारे जैसे कभी ना कभी रहे ही होंगे। बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कभी सास भी बहू थी। बिल्कुल। तो उन्होंने भी फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किया होगा, तो हमें भी करना ही पड़ेगा। तो टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे, हम लोग को भी कोर्ट जाने से ऐसा कुछ खराब फील नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट लर्न एंड ग्रो। तो साहिल जी, आपका कोई कंक्लूजिंग रिमार्क्स है हमारे व्यूअर्स के लिए जो भी इस जजमेंट के बाद इफेक्ट हुए हैं, लास्ट वर्ड्स जो बोलना चाहें? देखिए, मैं आपके व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि अगर 3 साल का मैंडेटरी किया गया है, आप धीरज और धैर्य बनाए रखें। जब तक कोई भी रेगुलेशन ऐसा नहीं आता जो कि आपको प्रोहिबिट कर रहा है किसी एग्ज़ाम देने से, तब तक आप लगे रहें, अपनी तैयारी पे जुटे रहें। और ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि किसी के भी साथ अन्याय होगा कि उसको किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में घुसना ही ना दिया जाए कि उसने कुछ कमी रह जाएगी। एग्ज़ाम सबको देने दिया जाएगा। बस आप अपनी तैयारी पे रहें और अपने ऊपर विश्वास कायम रखें। हम होंगे कामयाब। सो बेसिकली हमने अभी पैनल मेंबर से जो बात किया, इससे हमें ये कंक्लूजन हम रिमार्क्स कर सकते हैं। इस जजमेंट को आप कई तरीके से ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको पॉजिटिवली लेंगे, कुछ निगेटिव वे में लेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अगर पॉजिटिव वे में इस जजमेंट को लेते हैं तो आपका फायदा होगा। अगर आप कोर्ट जाते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं फायदा ही करेगा। आप बार एंड बेंच के बीच का रिलेशन को समझिएगा। एंड दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद ये स्ट्रिक्ट सेंस में, जैसा कि हमने अपने पैनल मेंबर जो है उनसे बात किया, ये स्ट्रिक्ट सेंस में ऐसा कुछ नहीं है जैसे हायर जुडिशियरी में है कि आपको जजमेंट में नाम होना चाहिए, ऑर्डर शीट लगेगा। तो इस टाइप का अभी कुछ बताया नहीं गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो हम ऐसा लेंगे कि ये सिर्फ आपको एक बोल रहे हैं कि आप जाइए, कोर्ट का डेकोरम जानिए कैसे होता है, कैसे बार एंड बेंच का रिलेशन है, और अपियर कीजिए और बहुत कुछ सीखिए अपने सीनियर से कि जज और एडवोकेट के बीच में रिलेशन कैसा है। अभी बच्चों का जो ऑब्लिगेशन इस टाइम पे जो ज़रूरी है उनको वो करना चाहिए, जैसे कि इनरोलमेंट कराना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद मेंबरशिप ले लेना चाहिए उनको, और बीच बीच में कोर्ट विजिट करना चाहिए। तो अभी अपने पार्ट पे जो उनका काम आप वो पहले पूरा करिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या आएगा, रिव्यू पिटिशन का नहीं आएगा, वो बात की चीज़ है। सो इसी रिमार्क के साथ हम कंक्लूजन पे यही पहुंचते हैं कि आप पॉजिटिव वे में इस जजमेंट को लीजिए, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई समस्या हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adb.kr.abhishek। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लॉ विथ अभी को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को, और प्लीज लाइक दिस चैनल, और अपने दोस्तों के साथ जितना जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कीजिए, ताकि सारे जुडिशियल एस्पायरेंट के पास इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। इस जजमेंट के बाद बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट हैं घबराए हुए हैं, आपको घबराना नहीं है। आपको धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, आपको जो जुनून है जुडिशियरी एस्पायरेंट, जिस हिसाब से आप पहले तैयारी करते आ रहे हैं, आपका जो एम्बिशन है, आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है, अभी भी आपको इस जजमेंट के बाद कोई नहीं रोक रहा है, और आप हिम्मत बना के तैयारी करते रहिए। थैंक यू। Guys, do follow this guy. This guy is best in this business. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा। आज 8 साल हो गए मुझे इसके साथ, तो इसके चैनल को फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।